हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बेटे, इससे पहले वाली जितनी भी वीडियो हमने डिस्कस की उसमें हमने मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्स, ये डिस्कस किया। प्रीवियस वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो व्हाट इज सॉलिड वेस्ट एंड हाउ शुड वी मैनेज द सॉलिड वेस्ट। इसमें हमने 3R फॉर्मूला एंड 5R फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया कि हमें प्लास्टिक्स और ग्लास के जो भी मटेरियल हैं उनके यूजेस को रिड्यूस करना चाहिए, उनको रिसाइकलिंग के लिए हमें भेजना चाहिए और प्लास्टिक कंटेनर को मोर एंड मोर टाइम्स यूज़ करना चाहिए जब तक कि वो डिग्रेड ना हो जाए। इसके अलावा बेटा हमने इंसिनरेशन के बारे में, लैंड फिलिंग के बारे में, डंपिंग, ये सारे प्रोसेस पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई शुड वी मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्स और वी कैन से व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि व्हाई शुड वी मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्स। व्हाई शुड वी मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को क्यों मैनेज करना चाहिए, एंड सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हमें किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान से सुनेंगे, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो बेटा हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे डेली नीड को फुलफिल करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमारे डेली यूज़ में होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो एयर के रिलेटेड हो, चाहे वो सोइल से रिलेटेड हो, चाहे वो पेपर, वुड, लैंड, हर चीज़ें हमें कहाँ से मिल जाती हैं, सोइल हमारे अर्थ से मिल जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, अर्थ एक अपने आप में बहुत बड़ा रिजर्वोयर का काम करता है जो हमें प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड करता है। अगर हम सनलाइट को छोड़ दें, सनलाइट एक ऐसी है जो हमें आउटसाइड द अर्थ से रिसीव होती है, तो सारी की सारी चीज़ें हमें अर्थ से मिलती हैं। और वैसे भी सनलाइट को भी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बाय द प्लांट्स, यानी कि वो सब चीज़ें भी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है बेटे, अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं। अब नेचुरल रिसोर्स में हमारे फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा है, फ्यूना है, एयर है, वाटर है, ये सारी चीज़ें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। तो बेटा हमें नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि वो प्रेजेंट जनरेशन की भी नीड को फुलफिल कर दे और हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन कोई भी नीड को वो फुलफिल कर सके। हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन को नेचुरल रिसोर्सेज की स्कार्सिटी को फेस ना करना पड़े, एंड सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट, सच काइंड ऑफ यूज इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वी कैन से सस्टेनेबल यूज। एक बात आती है बेटा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू मीन बाय इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक आता है बेटा लॉन्ग टर्म एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा कि जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि हर एक ह्यूमन बीइंग उसके जितने भी यूजेस हैं उनका बेनिफिट ले सके, चाहे वो रिच पीपल हो चाहे वो पुअर पीपल हो। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्स शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ह्यूमन बीइंग्स सो दैट ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग कैन टेक इट्स एडवांटेज। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी equally distributed among the human being so that each and every human can takes its advantage, कि जिसकी वजह से जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं हर एक को उसका एडवांटेज मिल सके, इसको हम नाम देंगे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। एक आता है बेटा हमें नेचुरल क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट टर्म एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो लॉन्ग टर्म एंड यूज
इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सस्टेनेबल यूज के बारे में, और हम क्या कह सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा सुनेंगे आप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यूजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट, किस तरीके से नेचुरल रिसोर्स को यूज किया जाए। सबसे पहली बात तो ये हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे, दूसरी बात ये प्रेजेंट जनरेशन की नीड को फुलफिल कर दे, एंड थर्ड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि ये ऑल्सो अवेलेबल रहे फॉर द फ्यूचर जनरेशन। कि यूजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट इट डज नॉट हार्म द environment and can fulfill the demand of present generation and also available for फ्यूचर जनरेशन, और ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या रहे, अवेलेबल रहे। इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को हम क्या नाम देते हैं, सस्टेनेबल यूज, और वी कैन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड द यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्स इन सच ए वे इज नोन एज लॉन्ग टर्म एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। शॉर्ट टर्म एंड के अंदर शॉर्ट टर्म यूज, जो शॉर्ट टर्म यूज में जो नेचुरल रिसोर्स यूज किए जाते हैं उसमें बेटा वो प्रेजेंट जनरेशन की तो डिमांड को फुलफिल कर देते हैं, लेकिन वो इस चीज़ की अश्योरिटी नहीं देते हैं कि वो फ्यूचर जनरेशन की डिमांड्स के लिए भी अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। तो हमें नेचुरल रिसोर्स को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, लॉन्ग टर्म एम की दिमाग में ध्यान में रखते हुए कि हमें ये रिसोर्सेज हैं, ये हमारे अर्थ के ऊपर एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, तो हमें इनका जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। इनको इस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए कि एक टाइम के बाद हमें इन्हीं रिसोर्सेज की स्कार्सिटी को फेस करना पड़े। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि व्हाई शुड वी मैनेज द नेचुरल रिसोर्स, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज क्यों करना चाहिए। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं कि बेटा नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन ए लिमिटेड वे, ऑन द अर्थ इन ए लिमिटेड अमाउंट, दैट मीन्स कि वी कैन से दे आर एग्जिस्टेबल। तो क्या होते हैं बेटा, वो एग्जिस्टेबल होते हैं। जैसे कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कोयल है, पेट्रोलियम है, फॉरेस्ट है, ये सब चीज़ें एग्जिस्टेबल रिसोर्स होते हैं, तो हमें इनको इस तरीके से मैनेज करके रखना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होता है, इनका जो एक्सेस में यूज होता है दैट कैन हार्म आवर एनवायरनमेंट, वो हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि मैडम किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करेगा। सोचिए, देखो अगर हम कोयल और पेट्रोलियम के यूज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब पेट्रोलियम बर्न करता है तो उससे बहुत हार्मफुल गैसेस एमिट होती हैं जो क्या कॉज करेंगे, विच कॉज एयर पोल्यूशन, वो हमारे एयर का पोल्यूशन कॉज करेंगे। इसी तरीके से हम फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट भी तो एक टाइप का क्या बेटा नेचुरल रिसोर्स है। अगर हम फॉरेस्ट की कटिंग करेंगे दैट मीन्स कि फॉरेस्ट को यूज करना इज डिफॉरेस्टेशन। बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो हमारे प्लांट की अमाउंट है वो अर्थ के ऊपर डिक्रीज कर जाएगी, और अगर प्लांट डिक्रीज हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे एनवायरनमेंट में इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा, एंड दैट विल लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। वो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, ग्लोबल वार्मिंग होनी शुरू हो जाएगी, ओजोन का डिप्लीशन होना शुरू हो जाएगा, और ये सारे के सारे जो रीजंस होते हैं, ये सारे जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, दे आर वेरी डिजास्टर्स। ठीक है, वो हमारे अर्थ के ऊपर रहने वाले हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। इस वजह से ऐसे हार्मफुल इम्पैक्ट्स हमें ना देखने को मिले, सो दैट वी शुड मैनेज द यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्स। हमें नेचुरल रिसोर्स के मैनेजमेंट को ध्यान में रखना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से उनका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अब हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन एक एक नेचुरल रिसोर्स के बारे में। आपको इस चैप्टर में मेनली दो नेचुरल रिसोर्स के बारे में स्टडी करना है।
फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, सेकेंड हम डिस्कस करेंगे वाटर के बारे में। तो इससे आगे हम फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स स्टडी करेंगे फॉरेस्ट। तो बेटे हम स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है? अर्थ का, लैंड का वो लार्ज एरिया विच इज कवर्ड बाय द प्लांट्स, हर्ब, shrubs and trees, and it create a special environment for the human beings and for the other living organisms। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स के द्वारा कवर्ड एरिया ऑफ लैंड इज नोन एज फॉरेस्ट। अब हम आगे बात करेंगे कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, फॉरेस्ट को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, हमारे पास्ट में किस किस तरीके से कौन कौन से मूवमेंट्स बने हैं जिन्होंने फॉरेस्ट की कंजर्वेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एंड व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाट कैन बी द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फॉरेस्ट। इट इज द लार्ज एरिया ऑफ लैंड, इट इज द लार्ज एरिया ऑफ लैंड that remains covered by, that remains covered by, जो किससे कवर्ड है? प्लांट्स, हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज, जो प्लांट, हर्ब, श्रब और ट्री से कवर्ड रहे, विच क्रिएट ए स्पेशल एनवायरमेंट, जो क्रिएट करे, विच क्रिएट ए स्पेशल एनवायरमेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक स्पेशल एनवायरमेंट क्रिएट करता है। उस लार्ज एरिया ऑफ लैंड को हम क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे बेटे? फॉरेस्ट नाम देंगे। ठीक है, अगर ह्यूमन बींग्स की भी बात करते हैं हम, तो ह्यूमन बींग्स भी बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्लांट्स को यूज करता है। नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्लांट। वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो हम क्या कहते हैं बेटा कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं अर्थ के ऊपर, दे आर फॉरेस्ट ड्वेलर, दे आर ऑल्सो फॉरेस्ट ड्वेलर। ठीक है, अब फॉरेस्ट के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस होते हैं और उन्हीं सिग्निफिकेंस की वजह से हमें फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखना चाहिए, हमें मोर एंड मोर प्लांटेशन करनी चाहिए। अगर ऑन एन एवरेज हम वैसे ही इन जनरल की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि फॉरेस्ट हमारे लिए किस लिए बेनिफिशियल है? फॉरेस्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा घना जंगल हो वही इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट मीन्स जहाँ भी आ जाए मतलब प्लांट, कि हमारे लिए प्लांट्स हैं वो जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमें उनको क्यों प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए? देखो बेटा, हम अगर वैसे बात करते हैं हार्बीवोरस की या कार्निवोरस की, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, बिकॉज वी ऑल आर हेटेरोट्रोफिक, वी कैन नॉट सिंथेसाइज अवर फूड, लेकिन प्लांट कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। तो हमें सबसे पहले फूड के लिए डिपेंड करना पड़ता है, ह्यूमन बींग्स को भी, दूसरे एनिमल्स को भी। तो हम क्या कह सकते हैं कि फॉरेस्ट से हमें फूड मिलता है, फोडर मिलता है। नेक्स्ट इज बेटा फॉरेस्ट एज ए फ्यूल में काम आते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट से जो वुड बनती है, वुड से कोयल बनता है और वुड को भी डायरेक्टली बर्न किया जाता है, जिससे फ्यूल का मतलब एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो फ्यूल है वो वुड आती है, वो फॉरेस्ट से आती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा फाइबर, बहुत सारे टाइप के फाइबर्स हैं वो भी फॉरेस्ट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे कि जूट है, कॉटन है, हेम्प है, इनसे डिफरेंट टाइप के फाइबर्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो मेडिकल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं और उनसे मेडिसिन्स भी एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, आप मैंगो लगा लो, एप्पल लगा लो, गवावा लगा लो, ऑल काइंड ऑफ द फ्रूट्स आर ऑल्सो टेकन फ्रॉम द फॉरेस्ट। बहुत सारे ऐसे भी प्लांट हैं जिनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ऑयल के लिए भी हमें फॉरेस्ट पे डिपेंड करना पड़ता है। ठीक है, बैम्बूज होते हैं, टिम्बर है, बैम्बू के प्लांट्स की जो बैम्बूज होते हैं उनको भी बहुत सारे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर बैम्बूज एक इम्पोर्टेंट सोर्स माने जाते हैं टिम्बर का। ठीक है, और दूसरे टाइप के भी प्लांट जैसे कि साल है, टीक है,
इन सब के शीशम है, इनकी वुड को फर्नीचर बनाने के लिए और अर्बनाइजेशन जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है तो कमर्शियल पर्पस के लिए जो टिम्बर है वो फॉरेस्ट से ही आती है। ये तो इसका कैसा नेचर है, इसका प्रोडक्टिव फीचर्स है जिनकी वजह से हम इसकी यूज करते हैं। प्रोडक्टिव फीचर्स के अलावा अगर हम प्रोटेक्टिव फीचर्स में भी देखें तो फॉरेस्ट हमें बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करके रखती है। फॉरेस्ट की हेल्प से फ्लड बची रहती है। फॉरेस्ट है वो सोइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। फॉरेस्ट है वो दूसरे हार्मफुल इम्पैक्ट जैसे कि ड्रॉट की कंडीशन को लगा लें हम, इसको प्रिवेंट करते हैं। फॉरेस्ट बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बर्ड्स हैं जो ट्रीज के ऊपर रहते हैं तो उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम रेगुलेटरी फंक्शंस भी देखें बेटा फॉरेस्ट के, तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों का जो बैलेंस मेंटेन किया जाता है दैट इज ऑल्सो डन बाय द फॉरेस्ट। जस्ट इमेजिन कि फॉरेस्ट ना हो तो हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ए टाइप ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस जितनी ज़्यादा हो जाएंगी उतना ही ज़्यादा क्या होंगे, हीट रेडिएशंस हमारे अर्थ के ऊपर आएंगी और हमारे अर्थ का टेम्परेचर स्लोली स्लोली इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। ये हम आवर एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। बेटा ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि जो हमारे अर्थ का मीन टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज करना शुरू कर जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आप सोचो क्या होगा, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं जहाँ पे स्नो होती है वो मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे और रिवर्स में, ओशंस में वाटर का लेवल इंक्रीज कर जाएगा तो सुनामी के चांसेस, फ्लड के चांसेस भी क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन अगर हमारे एयर पोल्यूशन कम नहीं हो पा रहा है तो जितने भी पोल्यूटेंट है वो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारे एनवायरनमेंट में जिसका नाम होता है ओजोन, उस ओजोन की थिकनेस को भी डिप्लीट कर देंगे, ओजोन का भी डिप्लीशन कोज कर देंगे। तो ये सारे के सारे हार्मफुल इम्पैक्ट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके काम करता है, उनके प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि बहुत सारे एन नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंस आर देयर फॉर द फॉरेस्ट एंड बिकॉज ऑफ दीज सिग्निफिकेंस वी शुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से सिग्निफिकेंट इफेक्ट हैं फॉरेस्ट के। तो बेटा यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेस्ट के फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट में मैंने 3 कैटेगरीज लिखी है मेनली। पहला प्रोडक्टिव फंक्शन, सेकंड प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड थर्ड वन इज रेगुलेटरी फंक्शन। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका प्रोडक्टिव फंक्शन। प्रोडक्टिव फंक्शन में हम देखेंगे फ्यूल वुड। वुड है दैट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द फ्यूल। तो वुड है वो डायरेक्टली कहाँ से आती है, फॉरेस्ट से। सेकंड हम देखते हैं फोडर, जितने भी कैटल्स हैं और दूसरे ग्रेजिंग एनिमल्स हैं दैट डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट, किस चीज के लिए, फॉर देयर फूड। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट देखेंगे टिम्बर। More than 500 species of plants whose timber or whose wood is very important for the industrial purpose। जैसे कि कौन कौन से प्लांट है बेटा, जैसे कि साल का प्लांट है, टीक है, सीसो है, दियोदार है, एटसेट्रा। There are n number of the plants whose wood is very valuable for industrial purpose। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्लाईवुड बनाने के लिए, कार्ड बनाने के लिए, फर्नीचर्स बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इनकी वुड। इसके अलावा बेटा जितने भी फ्रूट्स हैं, ऑल काइंड ऑफ द फ्रूट्स आर ऑल्सो टेकन फ्रॉम द फॉरेस्ट। सारे के सारे फ्रूट्स फॉरेस्ट से लिए जाते हैं। बहुत सारे फाइबर्स में आप देखेंगे कॉटन, जूट एटसेट्रा, इन प्लांट्स के फाइबर यूज किए जाते हैं बेटा टू गेट फाइबर्स ऑफ द मेकिंग द डिफरेंट थिंग्स। बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की चीज़ें बनाई जाती हैं इन प्लांट के फाइबर से। There are many of the plants like Ocimum sanicatum, जिसको हम तुलसी कहते हैं, वो उसका बहुत ही मेडिकल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। नीम है, बेल है, तुलसी है, गिलोय है। मेडिकल पर्पस के लिए भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे कि नीम में फंगिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तुलसी में भी
एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। इसके साथ में अगर हम दूसरे प्लांट्स देखें जैसे कि गिलोय, इसको एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में यूज किया जाता है फीवर को कम डाउन करने के लिए एक्सेट्रा। देयर आर मेनी प्लांट्स विच हैव मेडिकल पर्पस वैल्यू, जिनको मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं बेटा जिनसे एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एसेंशियल ऑयल। एक होता है सिल्क। आपको पता है सिल्क किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? सिल्क को सिल्क वॉर्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लैक से। ठीक है, लैक या सिल्क है वो एक ऑर्गेनिज्म होता है सिल्क वॉर्म, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और बेटा सिल्क वॉर्म को किसके ऊपर ग्रो किए जाते हैं? इज रेस्ड ऑन द ट्री, जैसे कि टर्मिनेला एलाटा, जैसे कि एक प्लांट है जिसका नाम है टर्मिनेला एलाटा नाम का एक प्लांट है। इसके ऊपर सिल्क वॉर्म को ग्रो करवाया जाता है, रेज किया जाता है और उस सिल्क वॉर्म से सिल्क एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो वी कैन सी कि देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, और जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए और दूसरे एनिमल्स के लिए हर तरीके से बेनिफिशियल होते हैं। तो ये फंक्शन था फॉरेस्ट का, प्रोडक्टिव फंक्शन। इसके बाद हम फॉरेस्ट का सेकंड फंक्शन देखते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शंस, कि फॉरेस्ट किस तरीके से प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं और हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो बेटा सबसे पहले फॉरेस्ट है, दे आर वेरी हेल्पफुल इन द प्रिजर्विंग द इकोसिस्टम। दे आर वेरी हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग द इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम को प्रिजर्व करते हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रोटेक्टिव नेचर के, कि फ्लड के रिस्क को डिक्रीज करते हैं। दे रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फ्लड। थर्ड, सोइल इरोजन, जो फॉरेस्ट की प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सोइल को बाइंड करके रखती हैं, एंड सोइल इरोजन इज आल्सो रिड्यूसेस बाय द रूट ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, इसके अलावा बेटा ड्रॉट कंडीशंस, सूखा, ड्रॉट की कंडीशंस को भी वो डिक्रीज करती हैं। ड्रॉट कंडीशन को डिक्रीज कैसे करेंगे? आपको पता है कि जितने ज़्यादा प्लांट होंगे उनके लीफ से उतना ही ज़्यादा वाटर इवोपरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपीरेशन, और जितना वाटर का इवोपरेशन होगा हमारे एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी, और अगर एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रही है दैट मीन्स कि रेनफॉल के चांसेस बढ़ेंगे, और अगर रेनफॉल के चांसेस बढ़ते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है बेटा, ड्रॉट का लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके ग्लोबल लेवल पे हमारे क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करता है। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट बाय अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके। और प्रोटेक्टिव नेचर का किस लिए काम करता है? क्योंकि बहुत सारे वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो इट प्रोवाइड शेल्टर, इट प्रोवाइड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स को शेल्टर की प्रोटेक्शन के देगा और उनकी प्रोटेक्शन करेगा। तो ये सेकेंड टाइप का फंक्शन था। हमने प्रोडक्टिव फंक्शन डिस्कस किए, हमने प्रोटेक्टिव फंक्शंस डिस्कस किए, एंड थर्ड, अगर आपसे बेटा प्रोडक्टिव अलग अलग सेपरेटली ना भी पूछा जाए, डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाए कि फॉरेस्ट के क्या सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, तो आप सबको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तीसरा जो फंक्शन मैं आपको बता रही हूँ कि रेगुलेटरी फंक्शंस, की किस तरीके से वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रेगुलेशन मेंटेन करके रखेगा। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को बैलेंस मेंटेन करने में हम कैसे बता सकते हैं कि इट मेंटेन द बैलेंस, इट मेंटेन द बैलेंस इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल में बैलेंस मेंटेन करके रखेगा। सेकेंड, it increase the humidity, it increase the humidity, so chance of rainfall also get increases,
इसके चांसेस को भी क्या करवा देगा, इंक्रीज करवा देगा। ठीक है, और ड्यू टू लार्ज एरिया कवर्ड विद ट्रीज और प्लांट्स फॉरेस्ट प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं वहाँ पे एयर पोल्यूशन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज जो फॉरेस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इट डिक्रीजेस द एयर पोल्यूशन लेवल बाय अब्सॉर्बिंग एक्सेस CO2। और बेटा जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करेगा तो इस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी डिक्रीज करेगा, ग्लोबल वार्मिंग को भी डिक्रीज करेगा, एंड ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ में ओजोन डिप्लीशन के लेवल को भी फॉरेस्ट क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो ये सारे के सारे हार्मफुल एनवायरमेंटल जो फिनोमिना होते हैं इनको हम सिर्फ और सिर्फ मोर एंड मोर प्लांटेशन की हेल्प से इनको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया, जस्ट ये डिस्कस किया कि व्हाई शुड वी मैनेज द फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट को क्यों मैनेज करके रखना चाहिए, या फिर व्हाई शुड वी प्रिवेंट द डिफॉरेस्टेशन, हमें डिफॉरेस्टेशन क्यों मैनेज करके रखना चाहिए। अब इसके बाद आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाट कैन बी द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट मूवमेंट्स और डिफरेंट एक्शंस व्हिच इज टेकन बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द लोकल पीपल टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।